सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 87 जो कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से और इसमें आज हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं एक साथ दो पाठों की। जैसे कि पहला पाठ है यूरोप में राष्ट्रवाद और दूसरा पाठ है भारत में राष्ट्रवाद। तो उसके मिले जुले प्रश्न आज की इस वर्कशीट में शामिल हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं और इन प्रश्नों का हल जानने के लिए देखते हैं कि आखिर इनका हल क्या है। तो पहला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1912, 1914, 1919 या फिर 1920? सो राइट आंसर इज 1919। फिर दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन इटली के एकीकरण के विषय के संबंधित में नहीं है? तो देखिए यहाँ पर 4 कथन लिखे हुए हैं और जो कथन इटली के एकीकरण के विषय से संबंधित नहीं है आपको उसे चुनना है। जैसे पहला है कि जूसेप्पे मैस्सिनी ने अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए खुफिया संगठन की स्थापना की। दूसरा है कि प्रधानमंत्री कावूर ने इटली संघ की स्थापना के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। तीसरा है कि 1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने स्वयं को संयुक्त इटली का राजा घोषित किया। और चौथा है कि ऑटो वन बिस्मार्क इटली के एकीकरण का सूत्रधार था। तो बताइए इनमें चारों में से कौन सा आंसर सही है? तो डी ऑप्शन इज राइट, ऑटो वन बिस्मार्क इटली के एकीकरण का सूत्रधार था। जी नहीं, वो इटली के एकीकरण का नहीं बल्कि जर्मनी के एकीकरण का सूत्रधार था। फिर है प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन सन डैश में वापस ले लिया गया। कौन से सन में ले लिया गया? 1931 में। इसके बाद चौथा प्रश्न, किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो देखिए ये कहा था ड्यूक मैटरनिख ने। इसके बाद पांचवा प्रश्न, जो बाकी के प्रश्न हैं वो लगभग 5 नंबर के हैं। तो 19वीं शताब्दी में महिलाओं के चित्र किस प्रकार राष्ट्रवाद के रूपक के रूप में परिवर्तित हो गए? उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए। देखिए 18वीं और 19वीं शताब्दी में कलाकारों ने राष्ट्र को एक मानवीय आकार प्रदान किया। ये नारी का भेष था। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी रूप को चुना गया वे असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। यह राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस प्रदान करने का एक प्रयास भर था। और फिर उदाहरण, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूप का प्रयोग किया, जिसे लोकप्रिय नाम मारियान दिया गया और जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। फिर इसके बाद ये भी 5 अंकों का ही एक प्रश्न है कि 31 जनवरी 1930 को वायसराय इरविन को महात्मा गांधी द्वारा लिखे गए पत्र में कौन सी 2 मांगे नहीं बल्कि 2 प्रकार लिखी है। यहाँ पर 2 प्रकार की मांगे, 2 मांगे नहीं बल्कि 11 मांगे की थी उन्होंने। तो 2 प्रकार की मांग की गई थी। और नमक कानून की मांग सबसे महत्वपूर्ण मांग क्यों थी? देखिए 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने अपनी 11 मांगों का वर्णन करते हुए वायसराय इरविन को पत्र भेजा। फिर इनमें से कुछ सामान्य हित की तथा कुछ अन्य विभिन्न वर्गों के उद्योगपतियों से किसानों तक के लिए विशिष्ट मांगे थी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को समाप्त करने के बारे में थी। नमक का अमीर गरीब सभी प्रयोग करते थे और यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था। और महात्मा गांधी ऐसा सोचते थे कि नमक कर समाप्त करने की मांग अंग्रेजों के खिलाफ सबको एकजुट करेगी, इसलिए यह मांग सबसे महत्वपूर्ण थी। फिर है प्रश्न नंबर 7, यूरोप के राष्ट्र के विचार में के निर्माण में संस्कृति ने किस प्रकार भूमिका निभाई? अब आप देखेंगे कि राष्ट्र के विचार में संस्कृति ने क्या योगदान दिया, उसके बारे में हमें लिखना है। देखिए राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जनकाव्य और लोक नृत्यों से प्रकट होती है। इसलिए लोक संस्कृति के इन स्वरूपों को एकत्र और अंकित करना राष्ट्र के निर्माण की परियोजना के लिए बहुत जरूरी था। इसके लिए क्या किया गया? स्थानीय बोलियों पर बल दिया गया। स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र करने का उद्देश्य केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावना को वापस लाना नहीं था, बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना था, जिनमें से अधिकांश निरक्षर थे। फिर मसलन कैरोल
कुर्पिस्की ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ओपेरा और संगीत से गुणगान किया और पोलेनस और माजूरका जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों के में बदल दिया। उसके बाद 8वां और आखिरी प्रश्न, अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? असहयोग आंदोलन में उनका योगदान बताइए। देखिए, अल्लूरी सीताराम राजू ने आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों के आदिवासी किसानों का नेतृत्व किया था। वे एक रोचक व्यक्ति थे। लोगों का मानना था कि उनके पास विशेष शक्तियां हैं। उन्होंने 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन शुरू किया था और वो है गांधी जी के बहुत बड़े प्रशंसक थे। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हम मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो मास्क अवश्य लगा के रखिए और जब भी संभव हो और जब भी उपलब्ध हो इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।